नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही आपके पास आ चुका है, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू करने की बहुत ज़रूरत है। और पीवाईक्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए इसमें आपके पीवाईक्यू की उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ के साथ आप कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने आंसर को भी आप इसमें देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थियों को पारिस्थितिक तंत्र की जानकारी देते हुए निम्न कथन प्रस्तुत करता है। फर्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। सेकंड है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। फोर्थ है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि शिक्षक द्वारा दिए गए कथनों में से सही है, तो यहाँ पर आपने सही कथन बताना है। सही कथन कौन सा आ जाता है? फर्स्ट देख लेते हैं इसका कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम जो आपके यहाँ पर एजी टांसले हैं उन्होंने किया था। ये बिल्कुल सही है आपका, जो कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग आपका टांसले जी ने ही किया था। फिर सेकंड है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जैसे आपके पौधे हो गए, पौधे आपके क्या हैं? ऑटोट्रोप्स, जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं उत्पादित करते हैं। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। और अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आपका फर्स्ट और आपका सेकंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ पर आपने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा किया है। यहाँ पर शाकाहारी कौन है? जो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी पादपों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रुधिरपोषी क्या होते हैं? मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? शाकाहारी तो आपका सही है, क्योंकि पादपों से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं, और सर्वाहारी ऑमनिवर्सिस जो दोनों से ही प्राप्त करते हैं। और रुधिरपोषी क्या होता है आपके? वो मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते। यहीं पर आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन क्या है? उसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत का गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण हेतु पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर जिस विधि से कृषि की जाती है वह विधि कहलाती है। ऑप्शन ए है समुच्चय रेखीय विधि, ऑप्शन बी है आच्छादन विधि, ऑप्शन सी है पट्टीदार खेती विधि, ऑप्शन डी है सोपान विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समुच्चय रेखीय विधि। ये आपकी कैसी होती है? जब भूमि संरक्षण हेतु क्या किया जाता है? पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर उस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में रेडियोधर्मी प्रदूषण प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सम्मुख 4 कथन प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। सेकंड है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। थर्ड है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। फोर्थ है इसमें, यह कैंसर पैदा करता है। उपरोक्त में से आपने क्या करना है? सही कथन निकालना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये भी आपका सही है इसमें रेडियोधर्मी। फिर है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये यहाँ पर नहीं, ये सेकंड नहीं होगा इसका। थर्ड है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी आपका राइट है। फोर्थ है, यह कैंसर पैदा करता है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आपका फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और आपका फोर्थ हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है यूकलिप्टस, ऑप्शन बी है बबूल, ऑप्शन सी है अमलताश, ऑप्शन डी है झटरोपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, यूकलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है, जल की अशुद्धियों को घोल देता है, ऑप्शन बी है अनुवर्गी कारक है, ऑप्शन सी है उपचयन है, इसको उपचायक कहा जाता है, इसको उपचायक, या ऑक्सीकारक है, ऑप्शन डी है ये अपचायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ये क्या है, उपचायक है, जिसको ऑक्सीकारक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर फर्स्ट है आपका अवसादन, इसको तलछट कहा जाता है। फिर है आपका यहाँ पर बी फटकना, फिर है इसमें सी आपका ताड़ना या थ्रेसिंग करना, फिर डी है आपका जानना, नहीं यहाँ पर छानना, डी क्या हो जाएगा आपका छानना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि घर पर जब जैसे आपकी वो आटा छलनी होती है, आपकी स्ट्रेनर होती है, तो उसमें से क्या करते हैं, जो आपका बारीक आटा है वो नीचे निकल जाता है आपका, और जो मोटे वाला आटा होता है आपका वो ऊपर छलनी में रह जाता है। तो ये क्या होती है आपकी, ये आपकी छानन विधि होती है, इसको छाना जाता है, जिसमें मोटे कणों को ऊपर रखा जाता है। और ये जो आपकी थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग में आ जाता है आपका, जैसे जब गेहूं को काटा जाता है और एक थ्रेसर मशीन जो होती है उससे गेहूं के भूसे को अलग किया जाता है, वहाँ पर आपकी थ्रेसिंग होती है। और ये फटकना क्या होता है आपका, जब भी किसी मोटे अनाज को किसी ऐसे जो है एक प्रकार का एक माध्यम होता है उसका, जिसमें उसको रखकर ऐसे उसको फटकाया जाता है, जिसमें से आपका जो बारीक जो छोटा और हल्का उसका जो डस्ट होती है वो उसमें से निकल जाती है, ये आपका फटकना हो जाता है। जैसे घर पे मम्मी चावल को या गेहूं को करती हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाएं तो आपको कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ेगा? मैप तो आप ज़रूर करके जाइएगा और अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन मैप के आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है कि कौन से राज्य से गुजरना पड़ेगा। जब हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है तो आप कहाँ से होकर गुजरोगे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल, सी है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब आप कहाँ जाओगे, दिल्ली से कोलकाता जाओगे आप, तब आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से आपको गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं आप जब दिल्ली से कोलकाता जाओगे? उत्तर प्रदेश आपका, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आप जो आपके अरब राज्य हैं उनको कर लेना, और जो आपके बंगाल की खाड़ी के राज्य हैं, तटीय जो क्षेत्र हैं, उनको आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से भी इसको नेपाल में जाना जाता है। और ये वाली जो है इसकी दूरी यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, ऑप्शन बी है मोम का घोल बनाना, ऑप्शन सी है दूध से पनीर बनाना, ऑप्शन डी है गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। तो यहाँ पर उत्क्रमित क्या है, उसको रेसिप्रोक आप कर सकते हैं कि वापस उसको वही आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास पानी है
और ये पानी है आपके पास और इस पानी से आपने बर्फ़ बनाई। फिर मैं आपसे कहूँ कि इसको उत्क्रमित कीजिए कि बर्फ़ से पानी बनाइए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बर्फ़ से आप पानी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका यही पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत से तो आपका उसको दोबारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर, अब जब दूध से आपने पनीर बना लिया तो क्या आप पनीर से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिर गाय के गोबर से आप बायोगैस बना सकते हो, लेकिन बायोगैस से आप गोबर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर उत्क्रमित क्या हो जाएगा? अगर मोम का जो घोल बनाना है, अगर आपने उससे कैंडल बना दी है मोम से, तो दोबारा आप उसको घोल में उत्क्रमित कर सकते हो और घोल से आप उसको कैंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन ए है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। ऑप्शन बी है क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। ऑप्शन डी है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो कि आपका सबसे पॉजिटिव इसमें ऑप्शन है। तो सबसे पॉजिटिव कौन सा आपका इसमें? क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है तो इससे बच्चों को क्या क्या जो है सीखने को मिलता है। बहुत कुछ बच्चों को इससे सीखने को मिलता है। सीखने को क्यों मिलता है इससे? क्योंकि बच्चे चीज़ों को देखते हैं, कॉन्क्रीट वे में बच्चे चीज़ों को देखते हैं और देख कर ही बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। अगर आप उनको क्लास में खड़े होकर एक लेक्चर दे दोगे, आप चाहे कैसे भी आप उसको लेक्चर दे दो बच्चे को, तो बच्चा उसको नहीं समझेगा। और ख़ासकर आपका कौन सा प्राइमरी लेवल का बच्चा, उसको आप क्या करोगे? चीज़ों को थ्रू एक्टिविटी करवाओगे। जब थ्रू एक्टिविटी आप चीज़ों को करवाते हैं तो बच्चा क्या करता है? चीज़ों को एक तो अपने हाथों से करके सीखता है और क्या करता है? बच्चा चीज़ों को देख कर सीखता है। अगर आप बच्चे को बताओगे, जैसे कि गेंद की आप बारे में बच्चों को बताते रहो, बच्चा नहीं सीखेगा। लेकिन जब आप बच्चे को कॉन्क्रीट दिखाओगे कि ये आपकी बॉल है, बॉल से आप खेल सकते हो, ऐसे खेल सकते हो, ये वाला गेम खेल सकते हो, तो बच्चा क्या करेगा? फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको बिना बॉल दिखाए भी वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में उसका एक कंसेप्ट बना लेगा कि यस बॉल ऐसी होती है। और जीन पियाजे ने भी क्या कहा है इसका? ये बच्चे की कौन सी अवस्था मानी जाती है? ये बच्चे की मानी जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है ये उसकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। यहाँ पर क्लिनिकल रिपोर्ट है बच्चों की कि जो आरती है उसकी जो आयु है वो 12 वर्ष है और उसका जो जेंडर है वो स्त्री है और हीमोग्लोबिन उसमें कितना है? 10 जो आपका हीमोग्लोबिन है उसको डेसीलीटर में नापा जाता है। फिर आपके पास नमन है एक बच्चा, वो भी 12 साल का है, लेकिन उसका जो जेंडर है वो मेल है और उसका जो हीमोग्लोबिन है वो आपका 8 साल का है, 8 डेसीलीटर का है आपका वो। तो यहाँ पर बच्चों की रिपोर्ट से क्या निकल रहा है इसमें कंक्लूजन कि जो आरती है वो अनीमिया से पीड़ित है और जो नमन है वो अनीमिया से पीड़ित है। फिर ऑप्शन सी है कि दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है। फिर ऑप्शन डी है दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि दोनों ही एनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि आरती का जो नमन है आपके पास, आरती का 10 है आपके पास 10 डेसीलीटर और नमन का 8 डेसीलीटर आपके पास है, जबकि आपका स्त्रियों का 12 डेसीलीटर आपका होना चाहिए और पुरुषों का 14 डेसीलीटर। इसमें आपका जो है जब ब्लड होगा तब उसको इससे कम होगा आपका, तो आप ये एनीमिया को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों की सही विवरण का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको घर दिए हैं, फिर आगे उनका बायोडाटा दिया है कि ये घर यहाँ से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से घर कहाँ कहाँ हैं आपके। तो सबसे पहले आपके राजस्थान, तो राजस्थान में कहाँ कैसे आपके मकान पाए जाते हैं? राजस्थान के मकान होते हैं आपके जैसे कि वहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा राजस्थान में, तो वहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं। जो उनकी दीवारें बनी होती है वो मोटी लिपाई से, उनको मिट्टी की लिपाई से बना कर रखते हैं और उनकी
जो छतें होती हैं वहाँ पर वो कंटीली झाड़ियों को रखते हैं, क्योंकि जो आपका राजस्थान है या आपका मरुस्थलीय जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादातर आपके कांटेदार वृक्ष ही उगते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं उनसे वो अपनी छतों पर रखते हैं। तो राजस्थान आपका किससे मैच हो गया? ऑप्शन डी से आपका राजस्थान 4 से मैच हो गया कि मिट्टी के घर जिनकी छत में कंटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। फिर आपके पास है लद्दाख। लद्दाख कैसा होता है आपके पास यहाँ? तो लद्दाख में आपके पास आ जाता है कि लद्दाख के जो घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। लद्दाख के घर पत्थर के बने होते हैं, और वहाँ पर भी जो है लद्दाख भी आपका एक रेगिस्तानी एरिया है, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख में आपके ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर, और जो लद्दाख के लोग हैं उनका जो मुख्य जो पालन है वो क्या है? भेड़ बकरी है, जिसमें वो भेड़ बकरियों को रखते हैं अपनी, और जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होगी उसको ज़्यादा ही वहाँ क्या माना जाता है? उसको अमीर माना जाता है। उसको वहाँ पर भेड़ बकरियों से उसको अमीर माना जाता है जिसके पास ज़्यादा होगी। और जब भी वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं तो उनको वो काउंट करके लेके जाते हैं, और वापस लेके आते हैं तब भी वो क्या करते हैं? उनको वहाँ से काउंट करके लेके आते हैं। और जो आपके लद्दाख के हैं लोग, वो क्या करते हैं, एक जो है एक टेंट बनाते हैं वो, जिसमें वो अपनी बकरियों को, भेड़ बकरियों को रखते हैं, और उसके जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री में उसके रखते हैं, पत्थर लगा के रखते हैं उसकी मोटी दीवारों से। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, अंदर उनको भेड़ बकरियों को रखते हैं। तो इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसको वो रैबू कहते हैं, लेखा कहते हैं इसको। जो इसका ये बनाते हैं पत्थरों से, इसको लेखा कहा जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। और यहाँ पर जो है वो जो उनकी बकरी होती है उससे पश्मीना शॉल बनती है, उसके हेयर से, उसके जो बाल होते हैं बकरी के, वो लद्दाख में सबसे ऊंची जो है पहाड़ियों पर उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। और ये जो आपकी बकरियां होती हैं ये माइनस टेम्परेचर में भी रहती हैं, और तभी इनके बाल सॉफ्ट होते हैं। जब ये माइनस टेम्परेचर में, जितनी ज़्यादा ठंड में होंगे उतने ही इनके बाल सॉफ्टनेस आएगी इनमें। और इनका जो इनके जो 6 बाल होते हैं वो मनुष्य के 1 बाल के बराबर होते हैं। ये आपके लद्दाख का जो है, मैंने इन शॉर्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपके पास। तो घरों की बात कर रही थी लद्दाख के, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास कि जो आपका लद्दाख है उसमें पत्थर के बने घर जिनके फर्श एवं छतें लकड़ी के बने होते हैं, और इनकी जो छतें होती हैं यहाँ पर समतल होती हैं। छतें यहाँ पर कैसी होती हैं? समतल होती हैं छतें। फिर आपके पास आ जाता है मनाली। अब मनाली के घर कैसे होते हैं आपके पास? मनाली में क्या आ जाएगा आपके पास कि यहाँ के जो घर होते हैं आपके, ये है आपका पत्थर और लकड़ी से, यहाँ पर ये आएगा आपका पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। जो आपके मनाली होते हैं वहाँ पर भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहाँ की जो आपकी छतें होती हैं आपकी, वो कैसी बनाई जाती है? वो ढालू छतें बनाई जाती हैं आपकी। ढालू छतें बनाई ताकि वहाँ पर जो बर्फ़ है वो ना टिके, इसलिए वहाँ पर ढालू छतें बनती है आपकी। कहाँ पर? मनाली में। फिर आपके पास लास्ट क्या रह गया इसमें? असम के जो घर होते हैं आपके, असम में बांस ज़्यादा उगता है, तो वहाँ पर जो घर होते हैं आपके बांस के खम्भों पर बने ऊंचे घर होते हैं आपके। और जो ये आपके असम के घर होते हैं इसमें क्या होता है आपका, इसको 3 से 3.5 फीट ऊपर बनाया जाता है। ऊंचाई इनकी नीचे से 3 से 3.5 इसको ऊंचाई रखी जाती है, क्योंकि जब बारिश का पानी आए ताकि वो नीचे से ही निकल जाए, क्योंकि जो आपका असम है उसमें आपकी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर राजस्थान क्या हो गया आपका? मिट्टी के घर जिनकी छत में क्या होती है? कटीली झाड़ियों से बनी होती है। फिर लद्दाख के क्या हो गया आपके? पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी के बने होते हैं। फिर मनाली में आपके पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर हो गए। और असम में क्या हो गया आपके? बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 सितंबर 2021 को 5:45 पर पहुंचती है। तो किस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है? तो जब भी आप एवरेज
क्या निकालते हो, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालते हो। जब भी आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसमें आपकी जितनी दूरी होती है और आपके पास टाइम होता है, इसको आप अपॉन में करके ऐसे निकालते हो। तो आपके पास दूरी तो दी हुई है, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो कैलकुलेट आपने करना है टाइम को, कि कैसे निकाला जाएगा इसका जो टाइम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका टाइम है वो जैसे 24 आपके 24 आवर्स होते हैं 1 डेज़ में, यहाँ पर इन्होंने 45 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके अगर बात करें कि 24 आवर पहुँचने में कितना टाइम अभी बाकी है, इसका कितना टाइम लेफ्ट है, यहाँ पर 15 मिनट ये हो गया आपके पास, और 2 हो, यानी कि 2 आवर्स और 15 मिनट ये आपका इस 1 डे के लिए लेफ्ट है टाइम। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर। फिर बात करते हैं, ये 17 सितंबर 2021 को 5:45 पर पहुँची। अब 5:45 पर कब पहुँची ये आपकी, 45 कब पहुँची, 17 मीन्स नेक्स्ट डे ही पहुँची फिर वो। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक और यहाँ आप ध्यान रखना कि जब आपका यहाँ शाम का, ये आपका मॉर्निंग वाला 5:45 है, क्योंकि अगर शाम को होता आपका तो शाम का फिर आपका ये कितना होता, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे काउंट करते हैं फिर उसका, ठीक है। तो ये आपका मॉर्निंग वाला टाइम है। तो यहाँ पर आपका 5:45 है तो 5 आवर्स ये हैं आपके और 2 आवर्स ये हैं आपके, तो कितने बन गए आपके पास, 7 आवर्स। 7 आवर्स में प्लस कर लेते हैं, आपके पास 45 मिनट्स ये हैं और 15 मिनट्स ये हैं, तो कितना बन गया आपके पास, 1 आवर ये बन गया। तो समय कितना निकला आपके पास, 8 आवर्स आपका टाइम निकला यहाँ पर। तो अब टाइम निकल गया, तो अब इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो कितनी है आपके पास, 432 अपॉन में 8। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, 8 5 ज़ा 40 एंड 8 4 ज़ा 34। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 54 मीटर सेकंड आ जाएगी यहाँ पर आपकी जो दूरी है। पर आपने यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, अगर आपसे किलोमीटर में तो आपकी दूरी दी है और मीटर में आपका आंसर दिया है, मीटर सेकंड में, और किलोमीटर आवर में दूरी है, तो आपको इसकी यूनिट को चेंज करना पड़ता है। जैसे आपका यहाँ पर 54 आया, यहाँ पर जैसे आपका 54 आया और आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो आप इसको मीटर सेकंड में चेंज करोगे आप, तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए आप छोटी यूनिट को यूज़ करोगे, और अगर आपने किलोमीटर में यूज़ करना है तब आप बड़ी यूनिट को, ये वाली यूनिट यूज़ करते हैं। आगे जो भी आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 18 3 ज़ा 54 और 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आपका 15 मीटर सेकंड ये आपका आंसर निकल के आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्टली और ज़रूर ही आपके पेपर में ऐसे आते हैं, इसलिए टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरक प्रसन्नतादायक तथा क्रियाशील गतिविधि को डैश कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है शैक्षिक भ्रमण, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है सेमिनार, ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, और सबसे पॉजिटिव आपका ऑप्शन बी खेल, क्योंकि खेल से क्या होता है, इसमें इसको स्वप्रेरक खेल से ही बच्चा सीखता है और क्या करेगा, उसको आनंद मिलेगा उसमें, और एक क्या है, खेल आपका एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव है। ऑप्शन ए है यह भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं, ऑप्शन बी है इनसे पठन पाठन में बाधा आती है, ऑप्शन सी है इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, ऑप्शन डी है इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो जो विद्यालय में आयोजित आपकी की जाती हैं सहगामी क्रियाएं होती हैं आपकी, जो आपके शिक्षण के साथ साथ की जाती हैं, जैसे आपका खेल कूद हो गया, इसको आप सह शैक्षिक क्रियाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि सहगामी जो आपकी जिनको आपका खेल कूद कहा जाता है, ठीक है, बच्चों की जो शिक्षा के साथ साथ आपकी एक्टिविटी
और ये खेल कूद करवाया जाता है, ये क्या है आपका, ये सहगामी या सह शैक्षिक क्रियाएँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका बच्चों पर जो है वो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपका, तो इसका होगा कि इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्वस्थ करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्योंकि आपका जो इसकी पैडागोजी दी है आपकी ईवीएस के, उसमें क्या होता है आपका, ये स्थानीय से वैश्विक होता है, लोकल टू ग्लोबल। स्थानीय से आपका क्या हो जाएगा, ये वैश्विक हो जाता है। और ऐसे ही आपका क्या होगा, ज्ञात से आपका अज्ञात होगा, नोन टू अननोन, ज्ञात से आपका अज्ञात हो जाता है ये। और क्या होगा आपका, मूर्त से आपका अमूर्त हो जाता है। ये आपका जो है ईवीएस पैडागोजी में आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। जो पिछड़ा बालक होता है उसकी इसमें से क्या समस्या नहीं है। ऑप्शन ए है सामयिक कठिनाई। ऑप्शन बी है मंद शारीरिक विकास। ऑप्शन सी है स्थिरता। ऑप्शन डी है सहपाठियों के साथ संबंध। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, स्थिरता। ये क्या है आपका, जो शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। ऑप्शन ए है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में। ऑप्शन बी है बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ऑप्शन सी है कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में। ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, कि बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिए दैनिक मूल्यांकन जो है आपका, जैसे आपका असेसमेंट किया जाता है वो 2 टाइप से किया जाता है आपका। एक आपका किया जाता है FA, जिसको आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, और एक आपका किया जाता है SA, जिसको आपका सबमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे डेली आपका असेसमेंट हो गया या आपका 1 वीक असेसमेंट हो गया। मतलब क्या आ जाता है इसमें कि जैसे टीचर ने आपको लेसन पढ़ाया तो बच्चे साथ के साथ ही क्या करेंगे, टीचर से जो उनको कुछ समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चनिंग पुट करेंगे। तो क्वेश्चनिंग पुट करने के साथ साथ टीचर फिर क्या करेगा, उनको रिप्लाई करेगा, बच्चों की फीडबैक भी लेगा और रिप्लाई करेगा कि यहाँ से जब बच्चों को कुछ नहीं समझ आया तो वो फिर बच्चों को क्या करेगा, उनको रिप्लाई करेगा कि हाँ ये स्टोरी यहाँ से ऐसी थी। लेकिन जो आपका सबमेटिव असेसमेंट होता है, इसमें ये आपका क्या होता है, या तो इसको हाफ ईयरली होता है आपका, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, या फिर ये आपका एनुअल होता है, जिसमें आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। इसमें बच्चों की फ़ीडबैक आपको हाफ ईयरली में या एनुअल एग्ज़ाम में ही मिलती है। और इसको आपका जो है अब सबमेटिव को आपका क्या है, इसको पॉजिटिव नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चों में इसमें इम्प्रूवमेंट कम होता है जो आपका सबमेटिव होता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, बच्चों का इम्प्रूवमेंट साथ के साथ होता रहता है। और जो आपका सबमेटिव है, इसमें आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है आपका। ऑफ जब भी पेपर में आपको दिखाई दे तो ऑफ आएगा आपका, वो असेसमेंट उसका होगा आपका सबमेटिव का। और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें आपका क्या आएगा, या फिर एज लर्निंग आएगी उसमें बच्चों की, और या फिर क्या आ जाती है उसमें आपके साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि बच्चा क्या करेगा, उसका ऑफ आएगा आपका सबमेटिव में, और एज लर्निंग किस में आ जाएगा, आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यहाँ पर आपका आंसर हो गया कि बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। ऑप्शन ए है यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी है इससे विद्यालय में प्रवेश के लिए कुछ नंबर मिल जाते हैं।
ऑप्शन सी है यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। जो आपकी सहगामी क्रियाएं होती हैं ये और राष्ट्रीय सेवा का मुख्य आयोजन जो है, तो ये क्या करती है आपकी जो सामाजिक दायित्व होती है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी भावना को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण इकाई के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करना। ऑप्शन बी है विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत होना। ऑप्शन सी है शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षार्थी प्रगति का पता लगाना। ऑप्शन डी है छात्रों को आधिकारिक परिश्रम के लिए उद्धत करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी कि विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्रगति जो प्राप्ति है उसकी स्थिति से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और आपका डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर क्या निर्देशन बच्चों को दिए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वयं सीख कर उसको कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अपनी बेकार वस्तुओं को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करता है। उसने पहले तो जैसे कि आपके हैं पुराने अखबार, पुरानी कमीज, फटे हुए कागज़ के डिब्बे और आगे आपका कंप्यूटर का टूटा हुआ कीबोर्ड, प्लास्टिक के खिलौने और कॉम्प्लान का डिब्बा। रमन ने इसको ऐसे क्या किया है? डिवाइड किया है। तो रमन ने अपनी बेकार वस्तुओं को किस आधार पर अलग किया है? सेपरेशन कैसे किया उनका? तो ए में क्या है कि अमूल्य सामान है, जो आर वाली वस्तुएं उसमें आपका अमूल्य सामान है और एस वाली जो वस्तुएं आपकी उसमें आपका मूल्यवान सामान है। फिर आपका सेकंड है बी है कि जो आर है आपका उसमें दुर्गंध रहित सामान है और एस में आपका दुर्गंध युक्त सामान है। फिर आपका सी ऑप्शन में आ जाता है कि आर आपका अपघटित होने वाला सामान है और एस में क्या आ जाता है आपका कि अपघटित न होने वाला सामान है। फिर ऑप्शन डी में आर आपका पुनः चक्रण किया जा सकता है और एस में क्या आपका पुनः चक्र न किया जा सकने वाला सामान है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर आ जाएगा कि जो आपका ऑप्शन सी है कि आर आपका अपघटित होने वाला सामान है और एस में आपका अपघटित न होने वाला सामान है, क्योंकि पुराने अखबार, पुरानी कमीज, फटे हुए कागज़ के डिब्बे जो था आपका उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। यहाँ पर आपके जो है आर के बारे में भी दिया होता है, जैसे कि आपका रिसाइकिल हो गया और रिप्रोड्यूस हो गया आपका। इसमें ऐसे आपके आर के बारे में भी पूछा जाता है कि ऐसे उसका पुनः चक्रण करना, रिसाइकिल करना, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए है यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। ऑप्शन सी है यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। ऑप्शन डी है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर आपने बताना है कि क्या इसका राइट आंसर आएगा इसमें। ऑप्शन ए है कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, आसान नहीं बनाता आपका, यह आपका गलत होता है। यह किसी निश्चित कक्षा, एक तो निश्चित आ गया और फिर क्या आ गया इसमें सीमित, जो कि आपका नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं आएगा। फिर ऑप्शन डी है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, जो कि आपका पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए और क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी है रटना सीखना, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, ऑप्शन डी है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकलता है? फर्स्ट क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा, बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। रटना आपका नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये भी आपका नेगेटिव है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समूह की भागीदारी, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? आंसर आपका ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उजायरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। शहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? वे लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत क्या है? NCERT पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 जो है पाठ 11 है, उसमें उपरोक्त पाठ कक्षा 5th के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? ऑप्शन ए है जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी है कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? फिर ऑप्शन सी, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। फिर ऑप्शन डी है कि एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। तो आपके पास जो गुरुत्वाकर्षण आपको ग्रेविटी मिलती है वो कहाँ मिलती है? आपके पृथ्वी पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें और अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका ऐसा ही होता है। क्योंकि जो आपके ये जैसे आपका ग्लोब है तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पर आपका भारत हो गया ये, और ये आपके हो गए अर्जेंटीना, तो ये क्या होंगे? ये आपका उल्टे यहाँ पर इसके सापेक्ष, भारत के सापेक्ष ये उल्टे यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त शिक्षार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। ऑप्शन बी है पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में उनके बारे में चर्चा करें। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। ऑप्शन डी है इमारतों के निर्माण करने में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा है यहाँ पर? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा है। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन ए कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? एक विद्यार्थी ये पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के लिए प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन ए है बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना होगा। फिर ऑप्शन बी है बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिससे उसका जो है इतिहास क्या होगा आपको, और बीते समय में इसको कैसे विकसित किया जाएगा यह भी जानना होगा।
फिर सी है कि हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल थे वो अब नहीं खेले जाते, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। फिर ऑप्शन डी है इसमें कि खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं और आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे जो दादा दादी और नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। हाँ जी, जो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आजकल क्या हो गया आपका मीडिया का आपका जो है ज़माना आ चुका है, जिसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व आपके हो चुके हैं। बच्चे क्या, इसमें आपके सभी बच्चे बूढ़े जो आपकी यंग हैं वो सब इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वेंसी हो रही है, और घर में रहते हुए भी कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। और नेटवर्क उन्होंने इतना बढ़ाया हुआ है कि हमारे फेसबुक पर इतने फ्रेंड हैं, फिर हमारे इंस्टा पर इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है जब अपने परिवार वालों से ही बातचीत ना हुई हो और ना ही उनके साथ अच्छे से रह सकें। तो यही है कि बच्चे भी उसमें क्या कर रहे हैं, उन खेलों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है जो पहले खेले जाते थे, और बिना आपके इंटरनेट से उन खेलों को खेला जाता था, और वो खेल भी आपके उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता था। और लेकिन आजकल बच्चों का क्या है, फ़ोन में ज़्यादा उनका ध्यान हो चुका है बच्चों का, इसलिए उनको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि पहले क्या होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं, ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। अपने विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ऑप्शन बी है, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। ऑप्शन सी है, सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना बचा है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर जो है उसमें रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए हैं। तो ये आपकी एक लिखित जानकारी हो जाती है, जिसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी जब क्या करेंगे, रजिस्टर में उसको लिखेंगे कि उन्होंने कितने चम्मच और कहाँ कहाँ पर और कब उन्होंने गोंद को यूज़ किया है, तो वहाँ पर उनको पता चलेगा। यहाँ पर ही आपका जो क्वेश्चन है, चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं आपकी, उस थीम से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।